Hello everyone. So welcome to Vet It's You YouTube channel. I hope you all are doing absolutely fine. So in this video, we will continue our discussion with the Bordetella genus. So देखो भाई, हम लोग बात कर रहे थे about the pathogenesis and the pathogenicity. So moving on in the same, the two other toxins, the dermonecrotic toxin and osteotoxins may be significant in the atrophic rhinitis by contributing to the nasal turbinate atrophy. देखो, अब ये जो बॉडीटेला जीनस के मेंबर हैं, इनकी अफिनिटी लाई करती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए और इसके सारे वायरुलेंस फैक्टर जाके ऊपर के सीलियास के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, अब जब ये बॉडीटेला का इन्फेक्शन अगर किसी एनिमल में हुआ ना, तो अपार्ट फ्रॉम दिस एफिनिटी टुवर्ड्स द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड दिस अटैचमेंट, ये बॉडीटेला क्या करेगा, दो टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करेगा, विच एंड दीज टू टॉक्सिन्स आर डर्मोनिक्रोटिक टॉक्सिन एंड ऑस्टियोटॉक्सिन्स। ठीक है, अब ये दोनों ही टॉक्सिन्स क्या करेंगे, एट्रोपिक राइनाइटिस की कंडीशन डेवलप कर देंगे उस पर्टिकुलर इन्फेक्टेड एनिमल में, विच विल कंट्रीब्यूट एंड लेड टू द नेसल टर्बिनेट एट्रोपी अल्टीमेटली। ठीक है, क्या हुआ, सिंपली बॉडीटेला आया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ अटैच करा, सीलियस के साथ वायरुलेंस फैक्टर अटैच करे, दो टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करा, जिसकी वजह से एट्रोपिक राइनाइटिस की कंडीशन हो गई एंड फाइनली विच विल लेड टू द नेसल टर्बिनेट बोन एट्रोपी। ठीक है, मूविंग ऑन, द क्लियरेंस ऑफ द बैक्टीरिया is mediated by the locally produced antibodies, that is IgA, which appear about 4 days after the infection commences. अब देखो, अब ये बैक्टीरिया हमारे किसी एनिमल की बॉडी में घुस गया, तो उसको हटाएंगे कैसे, तो सिंपली द क्लियरेंस ऑफ द बैक्टीरिया कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ अ एंटीबॉडी, दैट इज IgA। और ये IgA का प्रोडक्शन कब शुरू होगा एनिमल बॉडी में, आफ्टर 4 days ऑफ द इन्फेक्शन। ठीक है, मूविंग ऑन, although these antibodies can block the attachment of the bordetella to the cilia, they are unable to remove the attached bacteria. अब देखो, मैंने आपको जस्ट बताया कि जो बॉडीटेला के मेंबर्स होते हैं, इनकी अफिनिटी होती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए, और जो इनके वायरुलेंस फैक्टर हैं ये सीलिया के साथ जाके बाइंड अप हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो IgA है, दैट इज लोकली प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ये बैक्टीरिया को क्लियर करने में तो हेल्प करती है। इसका मतलब क्या हुआ, वो फर्दर अटैचमेंट को प्रिवेंट करेगी, लेकिन जो बॉडीटेला के वायरुलेंस फैक्टर पहले से जाकर अटैच हो गए हैं सीलियास के साथ, उनको रिमूव नहीं कर पाएगी। इट विल जस्ट प्रिवेंट द फर्दर अटैचमेंट रेदर देन रिमूविंग द अटैच्ड वायरुलेंस फैक्टर विद द सीलिया। ठीक है, moving on, the clearance of the bordetella from the respiratory tract may require the several weeks. Carrier animals, including a percentage of the adult which continue to shed the organism, represent an important source of infection. So देखो भाई, the clearance of the bordetella from the respiratory tract may require the several weeks. अब देखो, किसी एनिमल में बॉडीटेला का इन्फेक्शन हो गया, अब उस एनिमल में क्या होगा, 4 दिन बाद IgA का प्रोडक्शन होगा एंड इट विल स्टार्ट क्लियरिंग द बॉडीटेला बैक्टीरिया फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इन्फेक्टेड एनिमल एंड इट कैन go up to the several weeks. ठीक है, moving on, the carrier animal, including a percentage of the adult which continue to shed the organism, represent an important source of infection. अब देखो, बॉडीटेला का इन्फेक्शन किसी पर्टिकुलर एनिमल में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको जस्ट बताया कि जो लोकली प्रोड्यूस एंटीबॉडी है, दैट इज IgA, इसका प्रोडक्शन भी 4 दिन बाद शुरू होगा और पूरे क्लियरेंस प्रोसेस में कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं। तब तक वो इन्फेक्टेड एनिमल जो है ना, उस बैक्टीरिया को अपनी बॉडी से शेड करता रहेगा इन द लोकल सराउंडिंग एंड एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, moving on to the diagnostic procedures, the specimen for the laboratory examination include the nasal swabs, tracheal aspirates and the exudates. The bordetella are cultured on a blood agar and the McConkey agar on a selective media. The plates are incubated aerobically at a 37 degrees Celsius for 24 to 48 hours. For the identification criteria for the isolates of the bacteria, the colonial appearance on the blood agar or the selective media, the growth on the McConkey agar, biochemical profile, slide agglutination test correlating with the virulence of the isolates. The serological tests which have been developed are of limited diagnostic values. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स कि मान लो किसी एनिमल में बॉडीटेला का इन्फेक्शन हो गया, तो आप उसको डायग्नोस कैसे करोगे।
So simply the specimen for the laboratory examination includes the nasal swabs, tracheal aspirates and the exudates. देखो, मान लो कि आपने किसी एनिमल में सस्पेक्ट करा कि यहाँ पे बॉडीटेला का इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। कंफर्मेशन के लिए आप क्या करोगे, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सैंपल कलेक्शन। तो फॉर द सैंपल कलेक्शन यू कैन कलेक्ट द नेसल स्वैब्स, ट्रैकियल एस्पिरेट्स और द एक्सुडेट्स, ठीक है। The bordetella are cultured on a blood agar and the McConkey agar or on a selective media. The plates are incubated aerobically at 37 degrees Celsius for 24 to 48 hours. अब देखो, अब ये जो बॉडीटेला जो बैक्टीरिया है ना, इसको आपने आइसोलेट कर लिया किसी एनिमल से, किसी इन्फेक्टेड एनिमल से। अब इसको आप ग्रो कहाँ पे करोगे, कल्चर कहाँ पे करोगे, ब्लड अगार में कर सकते हो, मैकॉन्की अगार में कर सकते हो, और यू कैन कल्चर दिस बॉडीटेला ऑन द सिलेक्टिव मीडिया। अब आपने इसको कल्चर कर लिया, तो जो इसकी प्लेट्स आप बनाओगे ना, यू हैव टू इंक्यूबेट दोस प्लेट एरोबिकली एट अ टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 24 to 48 आवर्स, ठीक है। Now moving on, the identification criteria for the isolates. Simply you can go for the colonial appearance on the blood agar or the selective media, growth on McConkey agar, biochemical profile, slide hemoagglutination test correlating with the virulence of the isolates. देखो, अब आपने सस्पेक्ट करा किसी एनिमल में कि यहाँ पे बॉडीटेला का इन्फेक्शन है। सबसे पहले आपने क्या करा, सैंपल कलेक्शन करा, कहाँ से, नेसल स्वैब से, ट्रैकियल एस्पिरेट से, एक्सुडेट से, ठीक है। तो उसके बाद एक आपने प्लेट बनाई, उस बैक्टीरिया को वहां पे ग्रो करा। ग्रो किस पे करा, ब्लड अगार पे और मैकॉन्की अगार पे, या तो कोई सिलेक्टिव मीडिया में, और उनको इंक्यूबेट कर दिया 24 से 48 घंटों के लिए एट अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। अब आपके पास वहां पे कॉलोनीज फॉर्म हो गई। अब उनकी स्टडी करोगे, ठीक है, और उनको आइडेंटिफाई करोगे कि ये भाई बैक्टीरिया कौन सा है। सो फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस यू कैन स्टडी द कॉलोनियल अपीयरेंस ऑन ब्लड अगार और सिलेक्टिव अगार और ऑन द मैकॉन्की अगार। बायोकेमिकल टेस्ट भी आप परफॉर्म कर सकते हो, और यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द स्लाइड हीमोएग्लूटिनेशन टेस्ट which will also tell us about the virulence of that particular isolates of the bacteria, ठीक है। The serological tests which have been developed are of limited diagnostic values. अब बॉडीटेला के इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट भी डेवलप हो चुके हैं, बट उनकी अभी लिमिटेड ही डायग्नोस्टिक वैल्यूज है एंड दे आर नॉट यूजुअली यूज्ड, ठीक है। Moving on, we will discuss about the different clinical infections that is caused by the different pathogenic members of the bordetella. So simply the first clinical infection is the canine infectious tracheobronchitis, that is also known as kennel cough syndrome. It is one of the most prevalent respiratory complexes of the dogs. Although the bordetella bronchioseptica, canine parainfluenza virus 2, PI2, canine adenovirus 2, CAV2 are considered to be the most important participating pathogens. Other microbial pathogens may be involved. That may be canine distemper virus, canine adenovirus 1, canine herpes virus 1, mycoplasma species. The transmission occurs through the respiratory secretions either by the direct contact or by the aerosols. Organisms may remain in the respiratory tract and may be shed for the several months after the clinical recovery. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्लिनिकल इन्फेक्शंस, ठीक है, कि जो बॉडीटेला के जो 3 पैथोजेनिक मेंबर्स हैं वो कौन कौन सी डिजीज कॉज करते हैं। सो द फर्स्ट क्लिनिकल इन्फेक्शन इज द कैनाइन इन्फेक्शियस ट्रैकियोब्रोंकाइटिस, जिसको हम कैनल कफ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द डॉग्स। अब ये जो कैनाइन इन्फेक्शियस ट्रैकियोब्रोंकाइटिस है और द कैनल कफ, ये सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है डॉग्स के केस में, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट रेस्पिरेटरी डिजीज, ठीक है। Although the Bordetella bronchioseptica, the canine parainfluenza virus, canine adenovirus are considered to be the most important pathogenic participants, other microbial pathogens may also be involved like canine distemper virus, canine adenovirus, canine herpes virus and mycoplasma species. देखो, अब ये जो कैनल कफ सिंड्रोम है और यू कैन से द कैनाइन इन्फेक्शियस ट्रैकियोब्रोंकाइटिस, ये क्या है, एक रेस्पिरेटरी डिजीज है which is most prevalent in the case of dogs. इसका पॉजिटिव एजेंट बॉडीटेला ब्रोंकियोसेप्टिका भी हो सकता है। इट कैन बी कैनाइन पैराइन्फ्लुएंजा वायरस, कैनाइन एडिनोवायरस 2, ठीक है। लेकिन अदर देन दीज वायरसेस, अदर पैथोजेनिक मेंबर्स कैन आल्सो बी इन्वॉल्व्ड लाइक कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, कैनाइन एडिनोवायरस, कैनाइन हर्पीज वायरस 1 एंड डिफरेंट माइकोप्लाज्मा स्पीशीज, ठीक है।
Moving on, the transmission occurs through the respiratory secretions either by the direct contact or by the aerosols. Organisms may remain in the respiratory tract and be shed for the several months after the clinical recovery. देखो, मान लो कि किसी एनिमल में कैनल कफ सिंड्रोम हो गया, किसी भी डॉग में कोई कैनल कफ सिंड्रोम के हमने इन्फेक्शंस को सस्पेक्ट करा, ठीक है। अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा फ्रॉम इन्फेक्टेड टू द हेल्दी वन? So simply the transmission route क्या है? Respiratory secretion. It may be direct or due to the aerosols or the droplet infections. ठीक है? Organism may remain in the respiratory tract. अब देखो, डॉग है, इन्फेक्शन हमने सस्पेक्ट करा, ठीक है। अब इसका जो पॉजिटिव एजेंट है ना, ये इसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में बहुत दिनों तक रहता है आफ्टर द क्लिनिकल रिकवरी ऑल्सो, एंड दैट पर्टिकुलर इन्फेक्टेड और द सस्पेक्टेड dog may shed the bacteria for the several days also and act as a source of infection. ठीक है? So moving on, we will discuss about the clinical signs that you might observe in the case of a kennel cough. Simply, the clinical signs of infection with the Bordetella bronchioseptica develop within the 3 to 4 days of the exposure and without complication persist up to for 14 days. They include the coughing, gagging and retching and mild serous oculonasal discharge. Affected dogs usually remain active, alert and non-febrile. The disease is self-limiting unless complicated by the bronchopneumonia, which may develop in the unvaccinated pups or in the older immunosuppressed animals. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the clinical signs of a kennel cough syndrome. ठीक है? So simply the clinical signs of the infection with the Bordetella bronchioseptica develop within 3 to 4 days of exposure and without complication persist for up to 14 days. देखो, मैंने आपको बताया था कि जो कैनल कफ सिंड्रोम है, which is an infection in the dogs of the upper respiratory tract, इसके causative एजेंट बहुत सारे हैं. So we will confine our study to the clinical signs that will be produced with the infection with a member of a Bordetella ब्रोंकियोसेप्टिका. ठीक है, अगर मान लो किसी डॉग में बॉर्डेटेला ब्रोंकियोसेप्टिका का इन्फेक्शन हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कैनल कफ सिंड्रोम है. अब ये जो कैनल कफ सिंड्रोम से इन्फेक्टेड हुआ ये डॉग, तो यहाँ पे जो क्लिनिकल साइंस है हमें 3 से 4 दिन बाद दिखेंगे आफ्टर द इन्फेक्शन, एंड वहां पे कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, एंड दिस पर्टिकुलर इन्फेक्शन विल परसिस्ट इन दैट पर्टिकुलर डॉग फॉर अप टू 14 डेज. They include the coughing, gagging, retching, mild oculonasal discharge. Affected dogs usually remain active, alert and non-febrile. जो भी डॉग्स बॉर्डेटेला ब्रोंकियोसेप्टिका से इन्फेक्टेड होते हैं ना, इसका मतलब वहाँ पे कैनल कफ सिंड्रोम है, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे, लाइक कफिंग होगी, गैगिंग होगी, रेटचिंग होगी, माइल्ड सीरियस ऑक्यूलोनेशल डिस्चार्ज होगा, और जो भी अफेक्टेड डॉग्स होंगे ना वो एक्टिव रहेंगे, अलर्ट होंगे, एंड दे विल बी non-febrile conditions. ठीक है? Moving on, the disease is self-limiting unless the complications by the bronchopneumonia which may develop in the unvaccinated pups or in the older immunosuppressed animals. देखो, अब ये जो Bordetella bronchioseptica का infection है which will produce a kennel cough syndrome in a dogs, ये जो disease होती है ना self-limiting होती है, खुद ही एकदम से सही हो जाएगी after some days, unless and until it is complicated by the bronchopneumonia which may be developed in a unvaccinated pups or in the older immunosuppressed animal. मैंने क्या बताया कि जो Bordetella bronchioseptica का इन्फेक्शन है ऑफ कैनल कफ सिंड्रोम, ये खुद ही सही हो जाता है only in the case of a vaccinated animals or in the healthy animals or the healthy dogs. अगर हमारा डॉग हेल्दी नहीं है, वैक्सीनेटेड नहीं है, तो वहां पे क्या होगा? सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिलेंगे, लाइक ब्रोंकोनिमोनिया. ठीक है? So now moving on, we will discuss about the diagnosis. So simply the diagnosis is based on the history of the recent exposure to the carrier dogs and characteristic clinical signs. The appropriate specimen for the laboratory examination is transtracheital aspiration fluid. The virulent isolates of the Bordetella bronchioseptica, hemoagglutinative ovine and the bovine red blood cells. The serology in association with the vaccination history may be of a value for determining the involvement of the respiratory viruses. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the diagnosis for the kennel cough syndrome. So simply diagnosis based on the history of the recent exposure to the carrier dogs and the characteristic clinical signs. देखो, मान लो
कि हमने किसी डॉग को सस्पेक्ट करा कि वहां पे बॉर्डेटेला ब्रोंकियोसेप्टिका का इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसके डायग्नोसिस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी हिस्ट्री चेक करेंगे कि वेदर दैट पर्टिकुलर डॉग माइट बी इन कॉन्टेक्ट विद सम अदर कैरियर डॉग्स, और वहां पे हमें कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल साइंस की भी स्टडी करनी होगी, लाइक गैगिंग, रेचिंग एटसेट्रा, जस्ट फॉर द डायग्नोसिस। ठीक है, मूविंग ऑन, द एप्रोप्रिएट स्पेसिमेन फॉर द लेबोरेटरी एग्जामिनेशन इज ट्रांसट्रैकियल एस्पिरेशन फ्लूइड। देखो, हमने किसी डॉग को सस्पेक्ट करा कि वहां पे बॉर्डेटेला ब्रोंकियोसेप्टिका का इन्फेक्शन है, सबसे पहले हमने हिस्ट्री चेक करी, कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल साइंस चेक करे। नाउ फॉर द कंफर्मेशन वी विल गो फॉर द लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। अब लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के लिए हमें क्या चाहिए, स्पेसिमेन चाहिए, सैंपल चाहिए। सो वी विल कलेक्ट द एप्रोप्रिएट स्पेसिमेन फ्रॉम द ट्रांसट्रैकियल एस्पिरेशन फ्लूइड। ठीक है, moving on, the virulent isolates of the bordetella bronchioseptica hemoagglutinate the ovine and the bovine red blood cells। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो बॉर्डेटेला ब्रोंकियोसेप्टिका होता है, इसकी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये ओवाइन और बोवाइन के रेड ब्लड सेल्स को हीमोएग्लूटिनेट करता है। अगर हमने मान लो सस्पेक्ट करा कि किसी डॉग में बॉर्डेटेला ब्रोंकियोसेप्टिका का इन्फेक्शन है, हम लेबोरेटरी एग्जामिनेशंस के लिए अगर गए, तो हम वहां पे पता कर सकते हैं कि अगर वो बैक्टीरिया ओवाइन और बोवाइन के रेड ब्लड सेल्स को हीमोएग्लूटिनेट करता है, तो देन इट इज कंफर्म्ड that particular dog is suffering from the bordetella bronchioseptica infection। ठीक है, moving on, the serology in the association with the vaccination history may be of value for determining the involvement of the respiratory viruses। For the diagnosis of this particular infection, you can also go for the serological test along with the vaccination history, which will also help you to find out the involvement of different respiratory viruses in that particular suspected dog। ठीक है, moving on, we will discuss about the treatment and the control for the kennel cough syndrome। So simply, the dogs with the mild clinical signs do not require the specific therapy if coughing persists for more than 2 weeks or if a bronchopneumonia is present, the antibiotic therapy may be required। Affected dogs should be isolated immediately। If a predisposing factors are identified, they should be corrected। सो देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द ट्रीटमेंट एंड द कंट्रोल। सो सिंपली, द डॉग्स विद द माइल्ड क्लिनिकल साइंस डू नॉट रिक्वायर द स्पेसिफिक थेरेपी इफ द कफिंग परसिस्ट फॉर मोर देन 2 weeks और इफ अ ब्रोंकोनिमोनिया इज प्रेजेंट, द एंटीबायोटिक थेरेपी मे बी रिक्वायर्ड। देखो, अगर हमने किसी भी डॉग को सस्पेक्ट करा कि वहां पे बॉर्डेटेला ब्रोंकियोसेप्टिका का इन्फेक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कैनल कफ सिंड्रोम है, तो यहाँ पे कुछ डॉग में पर्टिकुलरली कोई माइल्ड सिम्टम्स ही डेवलप होंगे और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। दैट इज द रीजन वी विल नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक थेरेपी जस्ट फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस, क्योंकि ये डिजीज एक तरीके की सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, खुद ही सही हो जाएगी। And if the coughing, gagging, retching persists for more than 2 weeks or if you found bronchopneumonia in that particular suspected dog, तब आप एंटीबायोटिक थेरेपी को यूज कर सकते हो। ठीक है, मूविंग ऑन, द अफेक्टेड डॉग शुड बी आइसोलेटेड इमीडिएटली। अगर हमने किसी भी डॉग को सस्पेक्ट करा कि वहां पे इन्फेक्शन है एंड दैट डॉग इज सफरिंग फ्रॉम द कैनल कफ सिंड्रोम, तो उस अफेक्टेड डॉग को हमें तुरंत ही आइसोलेट कर लेना होता है, ताकि वो जो इन्फेक्शन है वो लोकल सराउंडिंग में नहीं फैले। ठीक है, मूविंग ऑन, if the predisposing factors are identified, they should be corrected। अगर हमें लगता है कि हमारे लोकल सराउंडिंग्स में जहाँ पे डॉग्स रहते हैं वहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैल सकता है, तो हमें उसे तुरंत ही करेक्ट करना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए, ताकि हम इस डिजीज के स्प्रेड को रोक सकें। ठीक है, So that's all for this video. I hope you like it. So please like, share, comment and subscribe to my channel Vet It's You. Thanks for the watching, an initiative by Ankit Kaushik.